पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में संपन्न हुआ। अलग अलग विषयों पर जो उन लोगों ने प्रस्ताव पास किए, उनमें से एक प्रस्ताव बहुत ही खतरनाक और समाज को तोड़ने वाला लग रहा है, और वह यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने वैचारिक आधार पर पूरी तरह से 360 डिग्री का टर्न ले लिया है, यानी पूरा यू टर्न मार दिया। और वो है ओबीसी समाज के लिए जाति जनगणना करने की मांग और ओबीसी समाज के वोटों के लिए एक विशेष प्रस्ताव पास करना। यह कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से कभी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास करती थी, कभी स्वराज दिलाने के लिए, कभी स्वदेशी के लिए, कभी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, कभी पूर्ण स्वराज्य के लिए, कभी किसानों मजदूरों के विकास के लिए, कभी सामाजिक एकता और अखंडता के लिए, कभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, कभी आर्थिक उदारीकरण के लिए। इस प्रकार के उनके प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन में पास होते थे। लेकिन आज कांग्रेस का राजकारण, कांग्रेस की राजनीति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है कि अब वो ओबीसी समाज का वोट हासिल करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण लोगों के लिए काम किया, जिसकी वजह से ओबीसी समाज हमसे दूर चला गया। ओबीसी समाज को साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया। इसी ओबीसी समाज के नाम पे जाति जमाती के जातिवादी राजकारण के लिए हमारे देश के कई क्षेत्रीय दल जाने जाते हैं जो तथाकथित और समाजवादी हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, या फिर चौटाला की पार्टी हो, देवीलाल की पार्टी हो, कोई यादव के नाम पे, कोई जाट के नाम पे, कोई गुजर के नाम पे जातिवाद की राजनीति करते रहे। लेकिन आज, और कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं क्षेत्रीय दलों का अनुसरण करते हुए स्वयं जाति विशेष का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर रही है, जो कि एकदम से निषेधात्मक है। यह कांग्रेस का वैचारिक पतन का सबूत है। यह कांग्रेस का जो मानसिक दिवालियापन हो गया उसका सबूत है, और कांग्रेस की राजनीति एकदम दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है उसका सबूत है। कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 10-12 वर्षों में 40-42 जो चुनाव हुए, महत्वपूर्ण चुनाव, उन चुनाव में 5 या 6 चुनाव जीते हैं, सारे चुनाव हार गए। उसका कारण यह है कि कांग्रेस में एक नीतिगत रूप से दिवालियापन आ गया है। कांग्रेस की जो सोच है उससे आम मतदाता कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि वो लगातार हार रहे हैं, और इसका आत्ममंथन करने के बजाय, इसका विश्लेषण करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता, कल भी हुआ अहमदाबाद में, उन्होंने ईवीएम के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ा कि पूरे चुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया वही दोषपूर्ण है। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो अचानक 90 लाख के आसपास नए वोट ऐड कर दिए गए वोटर लिस्ट में, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, जबकि यह सरासर गलत है। नए वोटर बनाने की एक स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से जो निर्वाचन आयोग है वो अपील करते हैं और सभी पार्टियों के लोग नए वोटर बनाते हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष वोटर नहीं बनाती है। लेकिन राहुल गांधी अपनी हार का ठिकाना इस विषय पर डाले। खड़गे कहते हैं कि ईवीएम खराब है, इधर उद्धव ठाकरे भी बोलते हैं कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ थी। उधर दिल्ली में चुनाव हार गए तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जानबूझ करके कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए थे। यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आपकी इमेज खराब हो गई है, भ्रष्टाचारी इमेज है आपका जन सामान्य से रिश्ता टूट गया है। मतदाताओं के समक्ष आप कुछ नया आइडिया और उनको आकर्षित करने का कोई एक जो सकारात्मक विचार नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और एक वैचारिक तौर पर एक पतन के दौर से गुजर रही है, तब हमारा उबाठा के लोगों से, उद्धव ठाकरे से सवाल है कि बाला साहब ने हमेशा जातिगत राजनीति के खिलाफ अपनी बात रखी। वो हमेशा कहते थे और जाति जमाती में समाज को नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कभी किसी जाति विशेष के लिए कोई राजनीति नहीं की। क्या उबाठा के लोग कांग्रेस के इस जातिवादी राजकारण से, राजनीति से सहमत हैं? क्या उबाठा के लोग अहमदाबाद में जो प्रस्ताव पारित हुआ ओबीसी समाज का मत हथियाने के लिए, क्या उबाठा के लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिवसेना किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है।
ओबीसी समाज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और उसका विकास होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, लेकिन उसके वोटों के लिए बाकी समाज को दूर करना और बाकी समाज की निंदा करना यह सरासर गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार की हरकत की है। तो ऐसे में जब कांग्रेस का वैचारिक पतन हुआ है तब उबाटा से हमारे मन में सवाल है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में उबाटा और कांग्रेस एक साथ दिखते। इसी प्रकार से आदित्य ठाकरे जो कांग्रेस उबाटा के पूर्व मंत्री हैं और वर्ली के विधायक हैं, आमदार हैं, वो पिछले दिनों वर्ली गए और वहाँ पर जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जो नालों की सफाई का काम चल रहा है, उसका मुआयना किया और उन्होंने कहा है कि मैं नाला सफाई देखने के लिए दौरा करूँगा, जायजा लेने जाऊँगा। 25 वर्षों तक उबाटा की सत्ता मुंबई महानगर पालिका में थी, कभी आज तक उन्होंने नाले सफाई का दौरा नहीं किया, नाला सफाई का जायजा नहीं लिया, मुआयना नहीं किया, क्योंकि जब ये सत्ता में तो नाले सफाई में ये हाथ की सफाई करते थे। हर साल नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का कमीशन खाते थे और आज जब इनकी सत्ता नहीं है और उनको कमीशन नहीं मिल रहा है तो नाला सफाई देखने जा रहे हैं। जब इनके जमाने में नाला सफाई होता था तो मुंबई में बाढ़ आ जाती थी, हर बारिश में मुंबई डूब जाती थी, लेकिन हमारे पास जब से सत्ता है तब से नाला सफाई सही ढंग से हो रहा है और मुंबई में बाढ़ का पानी कभी भरा नहीं, बारिश का पानी कभी भरा नहीं। ये बेशक जा सकते हैं, लेकिन जो कमीशन खाया नाला सफाई के नाम पे उसके ऊपर भी खुलासा करना चाहिए। रस्तों की बात, उन्हें कहा रस्तों में ये हो रहा, जब इनकी सरकार थी तो हर बारिश में मुंबई के रस्तों में पॉट होल दिखते थे। आज हालात ये है कि पिछले 2-3 वर्षों से हमारी सरकार है, महानगर पालिका पे इनकी सत्ता नहीं है, मुंबई में रस्तों का कंक्रीटीकरण हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार की हरकत की है। तो ऐसे में जब कांग्रेस का वैचारिक पतन हुआ है तब उबाटा से हमारे मन में सवाल है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में उबाटा और कांग्रेस एक साथ दिखते। इसी प्रकार से आदित्य ठाकरे जो कांग्रेस उबाटा के पूर्व मंत्री हैं और वर्ली के विधायक हैं, आमदार हैं, वो पिछले दिनों वर्ली गए और वहाँ पर जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जो नालों की सफाई का काम चल रहा है, उसका मुआयना किया और उन्होंने कहा है कि मैं नाला सफाई देखने के लिए दौरा करूँगा, जायजा लेने जाऊँगा। 25 वर्षों तक उबाटा की सत्ता मुंबई महानगर पालिका में थी, कभी आज तक उन्होंने नाले सफाई का दौरा नहीं किया, नाला सफाई का जायजा नहीं लिया, मुआयना नहीं किया, क्योंकि जब ये सत्ता में तो नाले सफाई में ये हाथ की सफाई करते थे। हर साल नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का कमीशन खाते थे और आज जब इनकी सत्ता नहीं है और उनको कमीशन नहीं मिल रहा है तो नाला सफाई देखने जा रहे हैं। जब इनके जमाने में नाला सफाई होता था तो मुंबई में बाढ़ आ जाती थी, हर बारिश में मुंबई डूब जाती थी, लेकिन हमारे पास जब से सत्ता है तब से नाला सफाई सही ढंग से हो रहा है और मुंबई में बाढ़ का पानी कभी भरा नहीं, बारिश का पानी कभी भरा नहीं। ये बेशक जा सकते हैं, लेकिन जो कमीशन खाया नाला सफाई के नाम पे उसके ऊपर भी खुलासा करना चाहिए। रस्तों की बात, उन्हें कहा रस्तों में ये हो रहा, जब इनकी सरकार थी तो हर बारिश में मुंबई के रस्तों में पॉट होल दिखते थे। आज हालात ये है कि पिछले 2-3 वर्षों से हमारी सरकार है, महानगर पालिका पे इनकी सत्ता नहीं है, मुंबई में रस्तों का कंक्रीटीकरण हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि किसी भी बारिश में पिछले 2-3 वर्षों में किसी भी बारिश में मुंबई की सड़कों पे पॉट होल नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन नहीं खाया। आप कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाते थे, इसलिए न तो रास्ते बनते थे, न नाले की सफाई होती थी, न पॉट होल भरे जाते थे। तो आपने महानगर पालिका में रह के इतने घोटाले किए हैं और इतने घोटाले के बाद जब आपके पास सत्ता नहीं है तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को दबाव में लाने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हड़काने के लिए, उनको धमकाने के लिए आप एरिया का मुआयना करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर दबाव में आपको कमीशन दे। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन नहीं देने देंगे। आप बेशक मुआयना करिए रास्तों का, नालों का, यहाँ पर कोई घोटाला नहीं हो रहा है। पूरे मुंबई में सभी लोगों को एक सही सलामत रास्ता और नाले की सफाई मुहैया कराने हम जा रहे हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने दोनों सदनों में प्रस्ताव पास किया, मगर मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, जिसको लेके कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की। इसमें सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ लगभग 12 याचिकाएं पहुंच गई हैं, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है कल परसों में 2 और बढ़ गई होंगी। संभवतः 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इन सारी याचिकाओं को क्लब करके इसके ऊपर सुनवाई करेगी और ये जो प्रक्रिया है इस पर हमको कोई एतराज नहीं।
देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। वो कानून सही बना गलत बना इसके ऊपर अंतिम निर्णय देने का अधिकार राष्ट्रपति महोदया के पास है। राष्ट्रपति महोदया ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून संविधान के चौखट के अंदर है या नहीं है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट एक कॉल ले सकता है, फैसला कर सकता है। और मुझे लगता है कि तमाम याचिकाएं इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गई हैं। बिल्कुल रास्ते पे उतरकर शाहीन बाग करना, तोड़फोड़ करना, गुंडागर्दी करना, विरोध प्रदर्शन करना, उसके बजाय या कोई राज्य सरकार का कोई नेता, कोई राज्य का कोई नेता कहे कि हम इसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, इस तरह की बातें करने के बजाय आप इस कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने का आग्रह रख सकते हैं। तो ये इस विषय पर हमारा कोई ऐतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हमको स्वीकार होगा, मान्य होगा। धन्यवाद। अब विदा लेते हैं। के बाद बीजेपी के साथ लड़ने के लिए इस तरह से यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो कांग्रेस बार बार कहती है कि आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है, संविधान के संरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पूरे देश को जाति जाति में बांटने का राजकारण कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में एक जाति विशेष का वोट हथियाने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता की लड़ाई हो सकती है? इसमें तो देश और बिखर जाएगा। जिस कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कही, जिस कांग्रेस ने कभी भी जाति भाषा धर्म के नाम पे देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह आग्रह रखा और इस आग्रह के आधार पर हमारा संविधान भी बना, आज वही कांग्रेस पूरे देश को जातियों में बांट रही है और कह रही है कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। कुछ नहीं, महज ढोंग है, तमाशा है और दिखावा है। संविधान के रक्षण के नाम पे जिस प्रकार से वोटों की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो मतदाताओं को बदनाम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की जनता का नाम खराब कर रहे हैं, वह कुछ नहीं, उनके अपनी राजनीतिक कुंठा का एक्सप्रेशन। मगर सर इस तरह से कि मनसेची मान्यता रद्द करण्याची सध्या मागणी केली जाते, परत एकदा मराठी वर्सेस उत्तर भारतीय असा मुद्दा ठरला आहे, तुमची काय म्हणणं आहे याबद्दल? एका उत्तर भारतीय संस्थांनी सुप्रीम कोर्टमध्ये असा काहीतरी एक याचिका केलेली आहे। तो आता सुप्रीम कोर्टला एक निर्णय घ्यायचा आहे। पण मनसे मराठी भाषा बोलण्याच्या आग्रहासाठी ज्याप्रमाणे उत्पात मचवतो, ज्याप्रमाणे गोरगरीब आणि निर्दोष निरपराध लोकांवर हल्ला करतो, त्यांची मारहाण करतो, तो चुकीचा आहे। मराठी भाषाचा सन्मान महाराष्ट्रात झालाच पाहिजे। जास्तीत जास्त लोकांना मराठीमध्ये बोलण्याची सवय ठेवली पाहिजे। शासकीय जो कार्यालय आहेत आणि गैरशासकीय कार्यालय, बँक आहेत, अजून काहीतरी सरकारी कार्यालय होऊ शकतात, तिकडे त्या विभागात मराठी भाषामध्ये बोलण्याची आणि कामकाज करण्याची एक व्यवस्था राहिली पाहिजे। याच्यावर कोणालाही मतभेद नाही, वाद नाही। पण या आग्रहासाठी तुम्ही बँकचे अधिकाऱ्यांवर कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणार, त्यांच्या कानफाटात मारणार, डीमार्टमध्ये जाऊन त्यांच्या कर्मचारीला बोलणार तू मराठीत बोल नाहीतर मारणार, कोणी वॉचमॅनला मारणार, हा चुकीचा आहे। आणि या आधारावर कोणी जर सुप्रीम कोर्टमध्ये गेलेला आहे तो आता सुप्रीम कोर्टला एक फायनल निर्णय घ्यायचा आहे। पण मी एक गोष्टी सांगू शकतो, महाराष्ट्राची लोकांनी हा जो एक दळभद्री राजकारण आहे मनसेची, त्या कारणास्तव रिजेक्ट केलेला आहे। आता मनसेचा काही जनाधार नाही आहे। मनसेचे प्रत्येक उमेदवार पडत आहेत निवडणुकीमध्ये आणि अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय घेईल मला माहीत नाही। पण महाराष्ट्राचे लोकांनी मनसेला एक कॉल दिलेला आहे की बाबा तुमची काही गरज महाराष्ट्रात नाही आहे, काही जरूरत नाही आहे महाराष्ट्रात।